जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। चूँकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अपने चैम्बर में उपस्थित नहीं रहा, इसलिए बीच में कोई वीडियो हमने अपलोड नहीं किया। पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ और अब लगातार वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में पूछे गए पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। हम गतांक से आगे का चर्चा करेंगे और आज हम 2014 का जो मूल विधि प्रश्न पत्र 1 है उसका व्याख्या किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव है, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है और हमें लगता है कि सभी लोग उसको कर लेंगे। एक एक का आंसर देना हमें उचित नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें खुद 4 ऑप्शन है और जहाँ 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन उसका सही होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ड्राफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि निर्णय लिखने की बात है उसमें। तो इस पे भी हमने पहले ही चर्चा में कह दिया था कि जहां ड्राफ्टिंग से संबंधित है वहां हम चूँकि वीडियो के माध्यम से चर्चा नहीं कर पाएंगे। यदि आप फेस टू फेस होंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे ड्राफ्टिंग किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है कि एक हिंदू अविभक्त परिवार एक फर्म में भागीदार थी। यदि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब क्या भागीदारी बनी रहती है या विघटित हो जाती है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 5 और सुसंगत निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो देखिए, जो धारा 5 की बात ये कह रहा है और जब धारा 4 को आप देखेंगे तो उससे एक चीज़ समझ में आता है कि जो भागीदारी होता है वो संविदा से उद्भूत होता है, परिस्थिति से नहीं बनता है। तो ये तो रहा भागीदारी अधिनियम के तहत। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है कि एक हिंदू अविभक्त परिवार की बात कर रहा है, तो आज के डेट में यदि कोई फर्म है तो उसमें HUF शब्द का प्रयोग आप सुने होंगे, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जाना जाता है, और उसका बाकायदा पैन कार्ड बनता है और वो एक लीगल बॉडी के रूप में भी अपने यहाँ हिंदुस्तान में मान्यता प्राप्त है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये जो धारा बात करता है वो उस समय का है जब अधिनियम बना था। लेकिन आज के भी डेट में यदि HUF का कोई रजिस्ट्रेशन है, किसी के पास पैन कार्ड यदि है, वो ITR फाइल करता है, तो वो किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, यानी कि जो उसमें कर्ता होता है उसके माध्यम से वो किसी भी फर्म के साथ भागीदार हो सकता है, किसी भी कंपनी में शेयर ले सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। चूँकि क्वेश्चन जो बना है वो धारा 5 को रिलेट करके बना है और धारा 5 में यही बात है कि जब कोई पार्टनरशिप की बात आएगी तो वो संविदा से उद्भूत होगा, परिस्थिति से नहीं होगा। उसमें भी दिया गया है कि जो हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं या बौद्ध धर्म के होते हैं वो कोई ऐसा व्यापार करते हैं ज्वाइंटली, तो वो भागीदारी के रूप में नहीं ट्रीट होगा। लेकिन वह व्यक्ति जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो किसी दूसरे फर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। यहाँ इस क्वेश्चन में यही बात है कि एक हिंदू अविभक्त परिवार एक फर्म में भागीदार थी, यानी कि अनडिवाइडेड जो फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो किसी तीसरे फर्म में भागीदार थी। अब क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ एक उलझन पैदा कर रहा है धारा 5 को। धारा 5 वो खुद के परिवार की बात कर रहा है कि यदि परिवार के कई सदस्य मिलकर के कोई व्यापार करते हैं और उनके अंदर संविदा का निर्माण नहीं है, अगर जो लीगल कंसिडरेशन की बात नहीं आती, लीगल प्रपोजल की बात नहीं आती है, कोई संविदा जो है उससे वैधानिकता उत्पन्न नहीं होता है, तो वहाँ पे एक प्रिज्यूम्पशन किया जाता है न्यायालय के द्वारा कि परिवार में किसी प्रकार की संविदा नहीं होती। जैसे पिता अपने पुत्र को कई बार वादा करता है
कि तुम पास हो जाओ तो हम ये कर देंगे, वो खरीद देंगे, तो क्या उसको पूरा किया जाता है? नहीं किया जाता है। यानी कि परिवार में प्रेम और स्नेह में कई बार इस तरीके की बातें कही जाती हैं जो कि संविदा का रूप नहीं लेता है। कारण क्या है कि उसमें लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब विधिक एक प्रकार से प्रतिफल का उद्घोषणा नहीं होता है। उसमें जो प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस कहीं से भी विधिक परिणाम करने का नहीं होता है। हंसी मजाक में वो सब होता है। लेकिन जहाँ पहले से इंटेंशनली इस बात का कॉन्टेक्ट किया गया हो, भले ही ज्वाइंट फैमिली के अंदर किया जाता है, तो भी वो इन्फोर्स किया जाएगा, बशर्ते कि उस तरह की संविदाएं होनी चाहिए। अब जब धारा 25 पढ़ते हैं संविदा अधिनियम का, तो उसमें इस बात का उल्लेख है कि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के आधार पर भी यदि प्रतिफल का अभाव है, फिर भी यदि कोई लीगल संविदा हो रहा है, रजिस्टर्ड है, लिखित है, तो उसको मान्यता दिया जाएगा, भले ही उसमें कोई प्रतिफल नहीं है। तो विधिक संबंध उत्पन्न करने का एक आशय होना चाहिए उस संविदा में। और यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, ये टोटल केवल धारा 5 का उल्लेख करते हुए कह दिया है। एक केस का भी उल्लेख किया गया है, उस केस से तो मैं भी सहमत हूँ। ये रसिक लाल एंड कंपनी बनाम CIT का मामला है। इसमें कह रहा है कि इस समस्या के बारे में स्पष्ट किया गया कि हिंदू अविभाजित परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फर्म का भागीदार नहीं हो सकता। धारा 5, यदि ऐसे परिवार द्वारा नामित व्यक्ति या परिवार का कर्ता या अन्य सदस्य भागीदारी में सम्मिलित होता है, तो यह भागीदारी उस नामित व्यक्ति या कर्ता या अन्य सदस्य तथा फर्म के भागीदार के मध्य होगी। उस नामित व्यक्ति या कर्ता या अन्य सदस्य भागीदारों के संबंध में अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण भागीदारी अधिनियम के अनुसार होगा, न कि हिंदू विधि के अनुसार। यदि हिंदू संयुक्त परिवार का कर्ता किसी व्यक्ति से भागीदारी का करार करता है, तो वह विधि की दृष्टि में स्वयं व्यक्तिगत रूप से भागीदार होता है। भागीदारी निर्माण के लिए करार का होना आवश्यक है, और संयुक्त हिंदू परिवार व्यक्ति विधिक व्यक्ति न होने के कारण भागीदारी करार नहीं कर सकता और भागीदार नहीं हो सकता। अब चूंकि 98 में जो जजमेंट आया, तो यदि नहीं हो सकता है, तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तरफ से क्यों ITR दाखिल किया जाता है, क्यों वो फिर उसको मान्यता दिया गया है? तो ये थोड़ा सा अटपटा हमें लग रहा है भाई। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कह सकता है, उसको मानना पड़ेगा। आगे ये कह रहा है कि यदि परिवार का कर्ता भागीदारी करार द्वारा भागीदार बनता है, तो परिवार का अधिकार केवल कर्ता को भागीदारी कारोबार से प्राप्त लाभ का हिसाब देने की मांग करने तक सीमित होगा। इस प्रकार हिसाब की मांग करने का अधिकार परिवार और कर्ता के बीच की बात है और इससे अन्य भागीदारों का कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट सही जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही साथ संयुक्त परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या जन्म या संयुक्त परिवार के विखंडन से भागीदारी फर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि भागीदारी करार करने वाला संयुक्त परिवार के सदस्य के साथ कोई विपरीत बात न हो। अतः संयुक्त परिवार के विखंडन से भागीदारी फर्म विखंडित नहीं होगी और फर्म चलता रहेगा। यानी कि जो कर्ता है, कर्ता के यदि जीवित रहते, चाहे वो उसका परिवार विखंडित हो जाए चाहे बना रहे, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ITR फाइल होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक कर्ता होता है और कर्ता ही सब कुछ कार्य करता है पूरे फैमिली के तरफ से। तो यहाँ इसके कहने का आशय यही है कि यदि वह व्यक्ति जीवित है तो परिवार चाहे विखंडित हो जाए चाहे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्म चलता रहेगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति मर जाएगा तब प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लिखने का है और तार्किक रूप से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं है और आपको क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरीके से देना होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। भागीदारी के विघटन के कानूनी प्रावधानों की विवेचना कीजिए और यदि कोई निर्णीत वाद है तो उसकी सहायता से विवेचना कीजिए कि क्या एक मृतक भागीदार की विधवा नए विलेख या भागीदारी से भागीदार बन सकती है, क्या इसके गठन के लिए फर्म का संविधान बदला जाएगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्म विघटन का तरीका है उसका तो धारा 39 से लेकर के धारा 44 तक में व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसका आप उल्लेख करेंगे।
40, 41, 42, 43 जो बताता है वो कैसे भागीदार का विघटन किया जाएगा, उसके ढंग के बारे में बताता है। जैसे 40 में है पारस्परिक सहमति या करार द्वारा विघटन की बात कही गई है। दूसरा है 41 में फर्म का अनिर्णित निर्णय विघटन की बात कही गई है। और धारा 42 में भागीदारी फर्म का समाश्रित विघटन की बात कही गई है। और 43 में सूचना द्वारा विघटन की बात कही गई है। और 44 में न्यायालय द्वारा भागीदारी के विघटन की बात कही गई है। तो इस तरीके से विघटन होगा। अब जो क्वेश्चन ये है कि क्या नए विलेख के द्वारा वो उसकी विधवा आएगी, तो देखिए इसके क्वेश्चन का जो आंसर है, जब भी कोई पार्टनर मरता है तो ऐसा नहीं कि उसके जगह पर वो जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं अपने आप शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो उसके अंश होंगे, जो उसके लाभ होंगे, उसके लाभ उसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका स्थान ले लेंगे भागीदार के रूप में। यदि कोई ऐसी भागीदारी है तो उसके मृत्यु पर विघटन भी हो सकती है, या इस तरह का कोई व्यवस्था हो कॉन्ट्रैक्ट बना करके कि जब भी कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु होगा, संविदा हो, तो उसमें विघटन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जब तक कोई नया सदस्य लाने की जो बात है, तो वो धारा जो आपके पार्टनरशिप एक्ट में जो हम लोग देखते हैं 31, 32, 33 में जो बातें कही गई कि कैसे कोई व्यक्ति आएगा जाएगा, तो उस तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा। चूँकि अभी बेयर एक्ट मेरे पास नहीं है अभी यहाँ, नहीं तो मैं इसका देख के बता भी सकता था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको। नए, एक सेकंड देख लेते हैं, नए जो वो होते हैं। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड मिल गया। देखिए, धारा 31 में बताया है ना कि भागीदार का प्रविष्ट किया जाना। भागीदारों के बीच की संविदा और धारा 30 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि कोई भी व्यक्ति सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति के बिना फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट नहीं किया जाएगा। इसका उपधारा 2 कह रहा है कि धारा 30 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया गया है, तद्वारा वह उसके भागीदार होने से पूर्व किए गए किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं हो जाता। अब जब धारा 30 को हम पढ़ते हैं तो 30 में अप्राप्त भागीदारों की बात कही गई है कि उसके कैसे वो शामिल होंगे। तो अब इसको देखा जाए तो इसका आंसर यही होगा कि कोई महिला है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसको लाया जाता है फर्म में, तो तभी आ सकती है जब उसके लिए सारे जो फर्म के भागीदार हैं इस बात का संविदा करें, तभी वो नए फर्म में भागीदार के रूप में शामिल होगी। अन्यथा वो सिर्फ लाभ प्राप्त कर सकती है, पार्टनर नहीं बन सकती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णित वाद यदि कोई हो के संदर्भ के साथ विवेचना कीजिए कि क्या बिना कब्जा की मांग किए घोषणात्मक वाद पोषणीय है या नहीं। तो ये धारा 34 और 35 सारे जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उस पे ये है। इसमें केस है राम शरण बनाम गंगा देवी। इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी के पास प्रस्तुत संपत्तियों में से कुछ पर कब्जा था और वादी केवल इस बात की घोषणा मांगी कि उन संपत्तियों में जितने हिस्से पर वह हक रखता था, परंतु उसने वाद में उसके कब्जे की प्रार्थना नहीं की थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि वाद गलत लाया गया था क्योंकि उसमें कब्जा भी मांगना चाहिए था। अब देखिए, ये जो यहाँ केस लॉ जो दिया गया है इस क्वेश्चन से कहीं भी रिलेवेंट नहीं है। अब चूँकि इनको बेचना है अपना किताब, तो कुछ भी छाप देंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णित वाद यदि कोई हो
के संदर्भ के साथ विवेचना कीजिए कि क्या बिना कब्जा की मांग किए घोषणात्मक वाक पोषणीय है या नहीं। तो जी हाँ, पोषणीय है, क्योंकि जब धारा आप 34 पढ़ेंगे तो धारा 34 कह रहा है कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट्स। ये पारिस्थितिकी या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार। अब न्यायालय इस पे विवेकाधिकार रखता है और करेगा क्या, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर आर टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग आर इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर आर राइट and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled। अब यहाँ जो एक बात कही गई इंटाइटल्ड का, तो इसका मतलब है कि अब देखिए हिंदी वर्जन में करे कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, यानी इंटाइटल तो है ही, अब कब्जा है कि नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप संपत्ति के इंटाइटल हैं और उस पर कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति इस तरीके का आक्षेप करता है कि नहीं आप नहीं हो, तो उसके खिलाफ डिक्लेरेटरी सूट ला सकते हैं, उद्घोषणात्मक वाद। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि क्या डिक्लेरेशन का जो सूट है उसको लाने के लिए जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, यानी कि पूर्व शर्त ये है कि कब्जा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इंटाइटल्ड होना चाहिए वो व्यक्ति उस संपत्ति का, और उस बात का इस घोषणात्मक वाद ला सकता है कि इसको घोषित किया जाए न्यायालय द्वारा कि ये संपत्ति मेरी है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अगले द्वारा न किया जाए। और इसका प्रभाव बताता है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, धारा 35। ये कह रहा है कि इस अध्याय के अधीन की गई घोषणा केवल वाद के पक्षकार और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है, और जहाँ की पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो वहाँ उन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तारीख को उसका अस्तित्व होता। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो जजमेंट इन रेम नहीं है, जजमेंट इन पर्सोना है, और उस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 6। ये कह रहा है कि निम्न कारणों सहित उत्तर दीजिए। 10 जनवरी 2004 को ए स्थावर संपत्ति के विक्रय का करार बी के पक्ष में निष्पादित करता है तथा बी को संपत्ति पर कब्जा दे देता है। आधा प्रतिफल दे दिया जाता है, शेष प्रतिफल बी द्वारा 6 माह के भीतर दिया जाना था। बी पर संविदा भंग का आरोप लगाते हुए ए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53(1) के अंतर्गत भागिक पालन के सिद्धांत का संरक्षण लेते हुए वाद दाखिल करता है। क्या बी सफल होगा? देखिए इसका सीधे सीधे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है और जो धारा 53(ए) है टीपीए का उसको देखना है। तो टीपीए का 53(ए) कह रहा है कि यदि 2 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति अपने संविदा का या तो पालन कर दिया है या पालन करने के लिए रजामंद है और उसको रजिस्टर्ड किया गया है, उसके बदले में उसने कुछ प्रतिफल भी दे दिया है, कब्जा भी प्राप्त कर लिया है, और इसी दौरान जो दूसरा पक्षकार है उसने उस संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो अब जो व्यक्ति संविदा किया है उसका क्या उसमें रेमेडी मिलने वाला है? तो जब धारा 53(ए) पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ समझ में आएगा आपको कि जो कब्जाधारी व्यक्ति है यानी कि जो संविदा हुआ है दोनों के बीच में, उसको सिर्फ कब्जा ही धारण करने का राइट है, और वो तब तक जब तक कि उसके किए हुए जो वादे किए गए थे यानी कि कुछ प्रतिफल वगैरह जो दिए गए थे उसको वापस न मिल जाए, इसके अलावा उसको कोई राइट नहीं है। क्योंकि उसमें एक बात और है कि यदि कोई सप्रतिफल अंतरिति है जो सद्भावनापूर्वक उसने क्रय किया है तो उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ही यही है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने कब्जा धारण करने का राइट है, और तब तक जब तक कि उनका जो प्रतिफल दिए हैं वो वापस न मिल जाए। अब इसमें प्रबोध कुमार दास बनाम दंत महाराठी कंपनी लिमिटेड का एक मामला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पहले भी कई केसेज हैं, लेकिन हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2 केस और हम बता रहे हैं। इसको जब देखेंगे तो दंत महाराठी कंपनी में जो बात कही गई थी प्रमोद कुमार दास बनाम दंत महाराठी कंपनी लिमिटेड में,
इसमें कहा गया था कि प्रिवी काउंसिल ने अभिव्यक्त किया कि धारा 53A द्वारा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि केवल प्रतिवादी को इसलिए प्राप्त है कि वह अपने कब्जे की सुरक्षा कर सके। अब जब 2001 में आप संशोधन को देखेंगे तो 53A में एक बात कही गई कि रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि रजिस्ट्रेशन उस एग्रीमेंट का नहीं हुआ है तो फिर उसका राइट भी किसी प्रकार का उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि अगर जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत, या रजिस्टर्ड किया गया है और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर फिर यह लाभ नहीं मिलेगा। अब चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इंदौर बनाम ओम प्रकाश AIR 2003 का मामला है। इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णित कर दिया कि यदि धारा 53A में उल्लिखित सभी शर्तें की पूर्ति होती है तो कब्जाधारी व्यक्ति न्यायालय में चाहे वादी हो या प्रतिवादी के रूप में धारा 53A का संरक्षण प्राप्त होगा। पुनः नंजेगौड़ा बनाम नगम्मा 2011 के वाद में धारा 53A के प्रावधानों का लाभ एक पक्षकार वादी या प्रतिवादी ले सकता है जब धारा 53A के सभी शर्तों को पूर्ण करता है, और शर्तों के अधीन ये जरूरी है कि वह रजिस्टर्ड भी होना चाहिए एग्रीमेंट। अब यहाँ इस प्रॉब्लम में रजिस्टर्ड की बात नहीं कही गई है, और जब नहीं कही गई है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बी को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 2001 से मैंडेटरी कर दिया है धारा 53A में कि जो भी संविदा हो रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी प्रकार का आप एग्रीमेंट किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो चूँकि लंबा होगा, बहुत दिन बाद हम बैठे भी हैं, कुछ तबीयत भी मेरा अभी पानी के हेर फेर से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो मैं 2-3 दिन तो ऐसे ही रेस्ट पे था। आज पहला दिन था इसलिए मैं चालू किया हूँ। तो हम चाहेंगे कि इसको यहीं विराम दिया जाए। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूँगा नई ऊर्जा के साथ, और आप लोग भी ऊर्जावान रहिए। परीक्षा कभी भी हो सकता है, और ये कयास लगाना कि परीक्षा कब होगा, ये मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हमें लगता है कि बेनामी होगा, नहीं करना चाहिए। आपका प्री अगर जो निकल गया है तो ये मान के चलें कि परीक्षा कल है, परसों है। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।